नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी, जो आपकी सारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर पहला, जिसमें रहेंगे 30 क्वेश्चन, एक चैप्टर का एक क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके 30 चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करना न भूलें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? वामन, दंडी, भरत मुनि या इनमें से कोई नहीं। तो आपने लगा दिया होगा कि काव्य शास्त्र का प्रथम मुनि माना जाता है भरत मुनि को। ठीक है, अब भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी? तो भरत मुनि ने रस की संख्या बताई थी 8। कितनी बताई थी? 8। तो आपको दो बातें याद रखनी, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि, रस की संख्या कितनी बताई थी भरत मुनि ने? रस की संख्या बताई थी भरत मुनि ने 8। अच्छा, तो नौवां किसने बताया था? तो 9 रस बताए थे अभिनय गुप्त ने। किसने बताए थे? अभिनय गुप्त ने बताए थे 9 रस। 8 रस बताए थे भरत मुनि ने, है ना। और काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कहा जाता है भरत मुनि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो आप सभी को पता होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण के बाद आता है शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अगला कि फुनगी शब्द हैं तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो आपको बताना है कि फुनगी कौन सा शब्द है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तत्सम किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं या शंकर किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द मतलब होता है तत्धन सम, उसके समान। किसके समान? जैसे संस्कृत के ऐसे ही शब्द इसमें प्रयुक्त हो गए तो उसे कहते हैं तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे ही शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो गए तो उसे हम कहते हैं तद्भव। और तत्सम शब्द, तद्भव किसे कहते हैं कि संस्कृत से यहाँ आते आते हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित हो गया तो उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। अब आप देशज शब्द किसे कहते हैं? अर्थात गाँव में जन्मे, देशी भाषा। आपको याद रखना कि देशी भाषा, अपने गाँव में ही जन्म हुए हैं, देशज शब्द कहते हैं। और शंकर शब्द किसे कहते हैं? कि जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं शंकर शब्द। अब तत्सम शब्द हो गए। तत्सम मतलब संस्कृत से ऐसे हिंदी में आ गए, उसका रूप परिवर्तित नहीं हुआ, उसे तत्सम। इसमें रूप परिवर्तित हो गया, इसे तद्भव। देशी भाषाओं को कहते हैं देशज। और शंकर शब्द कहते हैं दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं शंकर। तो अब फुनगी कौन सा शब्द है? तो फुनगी एक देशज शब्द है। कौन सा शब्द है? फुनगी एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर, ये एक देशी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस में उपसर्ग हैं? प्रहार, पहाड़, कमल या कलश। आपको बताना है किस में उपसर्ग हैं। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा 9753749986। वीडियो अच्छा लगे तो इसकी पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस में उपसर्ग हैं? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और जो शब्द किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो प्रधनहार किस में उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर पहला प्रहार। इसमें क्या जुड़ा है? इसमें जुड़ा है प्र। जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बना लेता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और बाद में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याकरण के विभाग हैं वर्ण विभाग, शब्द, वाक्य या उपयुक्त। तो व्याकरण के होते हैं वर्ण, शब्द, वाक्य। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। ये लो, कारक विभक्ति से आ गया। मतलब मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लाया हूँ, एक चैप्टर का एक क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन आपके डेली। आज से एक क्लास चलेगी शाम को, मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि में किस कारक की विभक्ति है? करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो कारक
कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना मतलब पेड़ से पत्ता अलग होने के संबंध में, संबंध का, की, के, मा, मी, रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो आपको बताना है कि में किस कारक की विभक्ति है। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान, संबंध का, अधिकरण में। तो अधिकरण में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए 7वां क्वेश्चन कि अनिल, अनल एक शब्द युग्म आता है, कौन सा सही है? आपको बताना है कि अनिल और अनल, इस अनिल का मतलब अग्नि होता है और इस अनल का मतलब वायु होता है, या इस अनिल का मतलब वायु, या इस अनल का मतलब अग्नि, या सूर्य, या मारुति, या कोई नहीं। आपको बताना है कि अनिल और अनल शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा होगा। तो आपने लगा लिया होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस अनिल का होता है वायु और इस अनल का अर्थ होता है अग्नि से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। राम में कौन सी संज्ञा है? भाई भाववाचक है, जातिवाचक है, कोई नहीं, या द्रव्यवाचक है? बताएं, राम में कौन सी संज्ञा है? जल्दी बताएं, राम में कौन सी संज्ञा है? तो आपने लगा दिया होगा कि सर ये न तो भाववाचक संज्ञा है, न जातिवाचक संज्ञा है, न द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी। राम कौन सी संज्ञा है? तो राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्ति, किसी का नाम, नाम है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा में आता है दया, करुणा, क्रोध। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? किसी की जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध, जैसे टेबल, कार, किताब, वस्तु, व्यक्ति, है ना। उसके बाद द्रव्य में क्या होता है? दूध, दही। भाववाचक होगी, जातिवाचक में पूरी जाति। तो राम कौन सा है? राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहाँ कोई कुछ बोल रहा है में सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, या अनिश्चितवाचक। कौन सा सर्वनाम है? वहाँ कोई कुछ बोल रहा है, तो यह एक अनिश्चयवाचक। कि कहाँ बोल रहा है? कि वहाँ, वहाँ का नाम नहीं बता रहा है, वहाँ कुछ बोल रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है। यूँ नहीं कह रहा है कि इस जगह कुछ हो रहा है, वहाँ कहाँ है। तो ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संसद, सूचीपत्र, किताब, या गोमती। तो आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग, लिंग से भी आपके एक क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपके लिए सभी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जल्दी बताएं। 10वां तो आपने लगा दिया होगा कि सूचीपत्र। सूचीपत्र एक पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं? एक आता है बाज, बहुत सारे आते हैं, मैं आपको एक बताऊंगा। फिर आता है भालू, खरगोश, बहुत सारी चीज़ें पुल्लिंग में आती हैं। तो इसका एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा। पुल्लिंग में बहुत आते हैं, तो सूचीपत्र एक पुल्लिंग शब्द है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, क्रोध, रति, या भय। वीर रस का स्थायी भाव तो आपको पता होगा कि कौन सा होगा, है ना। तो वीर रस का स्थायी भाव आपने लगा दिया होगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्रोध किसका होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। श्रृंगार रस का होता है रति। श्रृंगार रस का होता है रति। और भयानक रस का होता है भय। तो वीर का पूछा है तो उत्साह, क्रोध का पूछता है तो आपको पता है रौद्र, भयानक का पूछता तो भय, श्रृंगार का पूछता तो रति। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लुप्त का विलोम आपने लगाया होगा विलुप्त, प्रत्यक्ष, कोई नहीं, या प्रकट।
बताएं लुप्त का विलोम क्या होगा, जल्दी बताएं लुप्त का विलोम क्या होगा। तो लुप्त का विलोम होता है प्रकट। उल्टा पूछा है, लुप्त का प्रकट। 12वां, ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। पयोद, पयोधर, पयोधी या पयोधा। बताएं कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो पयोद बादल का पर्यायवाची है, पयोधर भी है, पयोधी भी है। ये पयोधा बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो पयोधा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। के ई, के ई या कई के ई। अब के कौन सा वाला सही है, जल्दी बताएं। तो के क ई, ऑप्शन नंबर ए, के में डबल मात्रा, फिर एक मात्रा और फिर बड़े की मात्रा, ये वाला के कई सही है। ये के कई गलत है, के ई गलत है, कई के ई गलत है। के क ई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन, कि ऐसी वस्तु जिसका इंद्रियों से अनुभव न हो। मतलब 30 चैप्टर 30 क्वेश्चन। गोचर, अगोचर, अदृश्य या अस्पर्श। ऐसी वस्तु जिसका इंद्रियों से अनुभव न हो। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर वीडियो आप सब पूरा देखते हो तो आपको बताना है, ठीक है, कि ऐसी वस्तु जिसका इंद्रियों से अनुभव हो। और हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए मैंने आपको नंबर दिए हैं, बताएं। तो आपको ऐसी वस्तुएं जिसका इंद्रियों से अनुभव हो उसे हम कहेंगे गोचर। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, साधारण वाक्य के अंत में, जो साधारण वाक्य होता है उसके अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक, अल्प विराम या पूर्ण विराम। जो सामान्य वाक्य होता है उसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखो, सामान्य जो साधारण सा वाक्य होता है उसमें एक पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, अल्प विराम ये होता है, विस्मयादि बोधक ये होता है और प्रश्न चिन्ह ये होता है। प्रश्न चिन्ह होता है ये, विस्मयादि में होता है ये, अल्प विराम में होता है ये और पूर्ण विराम में होता है। तो साधारण वाक्य में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वाक जाल का संधि विच्छेद कौन सा होगा। वाक धन जाल, वाक धन जाल, वाक धन जाल या कोई नहीं। वाक धन जाल में कौन सी संधि होगी, और ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वाक धन जाल, ये क के नीचे र, वाक धन जाल ये वाला सही आंसर होगा। 18वां, कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण देश को गत, सिर में दर्द, माँ और बाप या पल पल। बताएं द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। कर्म को कर्ण से के लिए पादा है ना। ये तो है सिर में दर्द, देश को गत, माँ और बाप या पल पल। तो समास होते हैं 6 प्रकार के, है ना, 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु, बहुब्रीहि, है ना, 6 प्रकार के होते हैं। और माँ और बाप, इसमें कौन सा समास है। तो इसमें है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, माँ और बाप, माँ बाप। ये लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रथम और अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, ये पहला और आखिरी दोनों निश्चित हैं और बीच वाले को आपको व्यवस्थित करना है कि स्वदेश प्रेम के और बड़े से बड़ा त्याग किया, इनके बीच में इनको जोड़ना। नागरिकों ने देश के सदा आह्वान पर या वशीभूत होकर। आपको बताना है कौन सा सही होगा।
व य र ल य र ल व र य या व र ल य, कौन सा होगा? तो देखो, देश स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, देखो स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, है ना, वशीभूत होकर, उसके बाद आएगा नागरिकों ने देश के, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़ों से बड़ा त्याग किया। ये जम गया। देखो, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 1, 8 या 10? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के होते हैं 8 भेद। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठाकुर का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? सेवक, स्वामी, भगवान या जाति विशेष। जो ठाकुर है उसका अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो ठाकुर का एक सेवक, ये इसका एक अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। हाथ में शनिचर आना, हाथ में शनिचर आना मुहावरे का अर्थ बताओ। हाथ टूट जाना, अचानक बहुत खर्चा आ पड़ना, बहुत गरीब हो जाना या आजीविका समाप्त हो जाना। हाथ में शनिचर आना, इसका अर्थ क्या होता है? तो हाथ में शनिचर आना मतलब अचानक बहुत खर्चा आ पड़ना। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है ऋग्वेद में, है ना। अब आपसे पूछा है कि 28 मात्राएं किसी में होती हैं? तो 28 मात्राएं होती हैं हरि गीतिका में, ठीक है। अच्छा, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला में होती हैं 24 मात्राएं। गीतिका में कितनी होती हैं? गीतिका में होती हैं 26 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती है? 26। तो आपसे 28 मात्राएं पूछिए तो हरि गीतिका। तो ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।